हेलो बच्चों, कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? एक्चुअली ये जो भी टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 जो भी चैप्टर्स का टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कुछ मेन पॉइंट्स को कैसे नोटिस किया जाए और चैप्टर्स में किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 11 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन कौन सा मेन टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, जो शायद आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली याद होगा। जो मेन पॉइंट्स है हमारे चैप्टर्स के, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, कैथोड रेज, ये सब पढ़ लेना, E/m रेशियो पढ़ लेना। जो मेन स्टार्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम, वो होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, जो आप लोगों ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, E = h², राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये E क्या है, आप लोगों को पूछा जाएगा कि अ बॉडी कैन रेडिएट और एब्जॉर्ब द अमाउंट ऑफ एनर्जी E = h²। जनरली कहा जाता था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये हमारा इक्वेशन था। और अगर ये प्रोपोर्शनल हटता है तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म लगता है, वेयर h = प्लैंक्स कांस्टेंट। यही है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं h की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। इस वर्ड को याद रख लेना, E = h²। और हम लोग जानते हैं कि लैम्डा × μ = c, therefore अगर हम c/λ कर दें तो ये हमारा न्यू की वैल्यू होगी, अदरवाइज लैम्डा जो है c/μ हो जाएगा, राइट। तो ये वर्ड को याद रखना, E = h² या E = hc/λ। ये प्रॉपर्टी एक हमें याद रखना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। दूसरा था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था, इसको याद रखना। उसके बाद जो था सेकेंड टर्म हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या सब पढ़ने को मिला था, उसमें आपको पढ़ने को मिला था वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई भी मेटल के ऊपर में, जनरली मान लीजिए ये हमारा सीजियम मेटल है, कौन सा मेटल है, सीजियम। यहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटी जो है जब टकराती है तो उसको जब अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो इंटेंसिटी है आपका, ये इंटेंसिटी जब एक मैक्सिमम लेवल इंटेंसिटी तक रीच करती है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको μ0 से डिनोट किया जाता है। याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जब वो उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाती है तब ये लाइट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। तो इस वर्ड को हमें जनरली याद रखना है। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, राइट। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इसमें बस याद रखना है अब कितने मोशन से आए थे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये जो था एनर्जी हमारा, ये एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब E - E0। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा कि इलेक्ट्रॉन्स में ये कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν - hν0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² = hν - hν0 हो गया, राइट। तो अगर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई पूछेगा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hν, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि hν का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो hν की वैल्यू आप लोग बता सकते क्या होगा, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस hν0, या hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, जैसे भी आप लिखना चाहें। अदरवाइज यहाँ से आप एक टर्म और है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर आपने h कॉमन ले लिया तो क्या होगा, μ - μ0, राइट। और अगर आपने न्यू के बदले कन्वर्ट कर दिया लैम्डा, क्या हो जाएगा, hc/λ - hc/λ0। ये क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc कॉमन 1/λ - 1/λ। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है, जो जनरली न्यूमेरिकल बेस पे हम लोगों को काम आने वाला है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा बोस एटॉमिक इफेक्ट का फॉर्मूला, जो हम लोगों को याद रखना है। जनरली ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना कि एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना हो या एनर्जी दिया रहा हो, तो अगर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे। अब आ जाओ बोर्स एटॉमिक मॉडल में। बोर्स एटॉमिक मॉडल में 2-3 चीज़ों का बहुत ही जो मेन कंसेप्ट था बोर्स एटॉमिक मॉडल में,
क्या था आप लोगों को याद है? बोर्स एटॉमिक मॉडल में मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि उन्होंने बताया था एब्जॉर्प्शंस और रेडिएशंस ऑफ एनर्जी के बारे में। उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, जिसे मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स है, और ये ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो फॉर्मूला होगा, तो वो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये h/2π जो है इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा। ये mvr क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम, mvr इज एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर में होगा। ये हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल से हम लोगों को याद रखना है। तो ये एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? mvr इज इक्वल टू h/2π, या फिर 2h/2π, 3h/2π, सो ऑन होते होते NH/2π। याद रखना इस चीज़ को, राइट। तो ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम लोगों को अगर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कहेगा, m जो है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, कौन सा रेडियस? तो n के ऊपर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा ये उसके ऊपर में डिपेंड करेगा, राइट। उसके बाद आ जाइए आप लोग, जब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लिया, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए उन्होंने रेडियस और जो मेनली उन्होंने कहा था एंगुलर मोमेंटम में कि फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि अगर कोई भी एनर्जी, जैसे मान लीजिए ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, राइट, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी में जाएंगे। मतलब E इनिशियल से E1 से मान लीजिए E2 या E3, E4, E5, E6, E7 में जाएंगे। तो En का फॉर्मूला याद रखना, En इज इक्वल टू क्या होता है पता है आप लोगों को? E का फॉर्मूला तो अभी आपने क्या निकाला था? hν, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट। जब इस थ्योरी को आप पूरा डिराइव कर लीजिएगा तो उसके बाद जो आपका फॉर्मूला निकला था En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n। यस, En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। ये En, अब n का मतलब हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितना होगा, सेकेंड में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, फोर्थ में कितना होगा, फिफ्थ में कितना होगा। अब ये RH जो है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2.18 × 10⁻−18 कूलम है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा, ठीक है, अगर ये RH की वैल्यू है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है फर्स्ट इनिशियल में से सेकेंड इनिशियल में, उसको भी आप बता सकते हो कि जैसे मान लीजिए डेल्टा E क्रिएट हुआ, क्या होगा? ये E फाइनल माइनस E इनिशियल होगा या नहीं होगा? E फाइनल माइनस E इनिशियल, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा E फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? EF इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/NF² माइनस RH इंटू 1/n इनिशियल, राइट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, RH इंटू 1/initial² माइनस RH इंटू 1/n फाइनल, राइट। अब इस दोनों में से RH कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1/n initial² माइनस 1/n फाइनल²। ये टर्म डेल्टा E जो है हमारा एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा, दोनों का एनर्जी का जो डिफरेंस होगा लोअर एनर्जी से लेकर के हायर एनर्जी तक जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इजीली वी कैन कैलकुलेट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कि आपको अगर मान लीजिए टोटल एनर्जी निकालना है, कैलकुलेशन से एनर्जी, उसके बाद जब ये फॉर्मूला जब आपको आ जाएगा डेल्टा E का, उसके बाद मैं एक और बता देता हूँ आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जब आपका डेल्टा E का वैल्यू आ गया है, डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू n इनिशियल² माइनस n फाइनल², राइट। हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है? hν होता है, तो डेल्टा E बराबर भी क्या होगा? hν होगा। तो ν इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E/h होगा या नहीं होगा? डेल्टा E/h इजीली हो जाएगा। डेल्टा E की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली है, RH इंटू 1/n इनिशियल² माइनस 1/n फाइनल², राइट। और ये अपॉन में h डाल दीजिए,
RH की वैल्यू हम लोगों को पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 into 10 to the power -18 into 1/n initial square minus 1/n final square, और इसके नीचे प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड्स। उसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू, ये न्यू का वैल्यू निकल रहा है, राइट? तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसको आप डिवाइड करोगे 2.18 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 3.29 into 10 to the power 15। कितना आएगा? 3.29 into 10 to the power 15, राइट, इंटू n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल। ये डिवाइड करने पर आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? जो क्या निकल गया? आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर क्या होता है? याद कीजिए, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ, और लैम्डा को अगर न्यू में कन्वर्ट करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। तो ये क्या हो जाएगा? ν/c होगा ना। वेव नंबर इज इक्वल टू ν/c। तो अगर हमें यहाँ पर वेव नंबर निकालना है तो ν/c हम लोग लिख सकते हैं। न्यू की वैल्यू हम लोगों को पता है 3.29 into 10 to the power 15 into 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, और अपॉन में c की वैल्यू क्या होती है? 3.0 into 10 to the power 8। जब इस दोनों को डिवाइड करोगे आप तो कितनी वैल्यू आएगी पता है आपको? 1.09677 1.09677 इंटू 10 to the power 7, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7 इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर इनवर्स। अगर मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.09677 इंटू 10 to the power 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 to the power 5 बाय 1/n इनिशियल स्क्वायर बाय 1/n फाइनल, राइट? अगर ये 10 to the power 5 है, अगर ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे में 5 जीरो हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो डायरेक्टली 109,677 इंटू 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला हो गया? वेव नंबर का। याद रखना बच्चों, ये हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला। तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको कहेगा तो आप इजीली जो है इस चीज़ को बना सकते हो, राइट? इसके बाद कुछ लिमिटेशंस थे बोर मॉडल को, उसको देख लेना है आप लोगों को। उसके बाद जो है जो जनरली आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ड्यूअल बिहेवियर में डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन आया था। एक डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को देखना है। श्रोडिंगर में उन्होंने कहा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने क्लियरली कहा था मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π, ये याद रखना है। ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। डेल्टा एक्स हो गया पोजीशंस के लिए, डेल्टा पी हो गया मोमेंटम के लिए। मोमेंटम मतलब mvr, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, जनरली फिजिक्स में होता है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के लिए हम लोग निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो mvr nh/2π, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी निकाला। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। उसके अलावा जब ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही लिखना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछेगा आपको व्हाट इज दिस हाइजेनबर्ग या डी ब्रॉगली इक्वेशंस वगैरह वगैरह, तो उसमें बस दो चीज़ें याद रखना है आपको। हाइजेनबर्ग में क्या याद रखना है? वैसे डी ब्रॉगली इक्वेशंस में आपको लैम्डा निकालने के लिए कहेगा, वो होगा h/p। क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ये हो गया हमारा h/mv, कि मतलब ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हो गया। और अगर श्रोडिंगर इक्वेशंस कहेगा तो वो हमारा जो 3 एंगल्स के लिए वो जनरली नहीं पूछा जाता है, उसको छोड़ करके आगे जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आओगे तो डेल्टा एक्स मतलब एक्यूरेट पोजीशंस इलेक्ट्रॉन का तो हम निकाल नहीं सकते, इंटू डेल्टा पी मोमेंटम भी दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया, इसको लर्न कर लेना है। ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आता है आपका ऑर्बिटल्स का ज्ञान होना। ऑर्बिटल्स क्या? 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f, राइट? और उसमें आप लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
N L M S, ये चारों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। N हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम, मतलब कौन से रेडियस, कौन से ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सेल। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया S P D F, मतलब चारों ऑर्बिटल की। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया -L से लेकर के +L तक, -L to +L। और स्पिन क्वांटम नंबर हो गया -12 and +12, मतलब जो रोटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये हो गया हमारा 1 2 3 से लेकर के होते होते अभी तक 7 है, जनरली n तक माना जाता है। तो ये चारों हम लोगों को स्पेशली क्वांटम नंबर्स निकालने में हेल्प होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन का बता देता हूँ। अगर मान लीजिए सोडियम का 11th इलेक्ट्रॉन का मुझे क्वांटम नंबर निकालना है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1, तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा 3, राइट। L का वैल्यू, S के लिए L का वैल्यू कितना होता है 0, M का वैल्यू वो भी जो है -L to +L, -0 से +0, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। और S स्पिन क्वांटम नंबर, ये S1 है, ऊपर साइड में इलेक्ट्रॉन है, ये +12 हो जाएगा, और नीचे साइड में रहेगा तो वो -12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और फाइनली जो आपको निकालना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, जो 3 साइंटिस्ट ने दिया था, जो आप लोगों को शायद पता भी होगा। एक हमारे अफबाव ने दिए थे, दूसरा आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा हुनसू। तो जिसमें आप लोगों को बस अफबाव प्रिंसिपल याद रखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इस तरह से होते 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 लास्ट में 7p6 तक जाएगा, जो अफबाव प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रखना है हमेशा। इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होगा, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, ये एक छोटा सा रिव्यू है, कंसेप्ट है। जो चैप्टर नंबर 2 अगर आपको रिवीजन करना है तो इन सारे कंसेप्ट के ऊपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिला होगा कि सेकेंड चैप्टर को तैयारी कैसे करनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिटेड हो सके। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।